हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक, राइट। और इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि मैं मई 2018 की बात करूं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, नवंबर 2018 में 5 मार्क्स का, मई 2019 में 10 मार्क्स का, नवंबर 2019 में 10 मार्क्स का, और उसके बाद नवंबर 2020 में भी 10 मार्क्स का, जनवरी 2021 में 5 मार्क्स का, और जुलाई 2021 में अगेन 10 मार्क्स का। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। और एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, राइट। आ जाइए प्लीज क्वेश्चन फर्स्ट पर। Alpha Limited is engaged in the production of a product A which passes through three different process P process है, process Q, process R. The following data relating to cost and output is obtained from the books of accounts for the month April 2017. तीनों प्रोसेस के रिगार्ड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है, राइट। आगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ ₹90,000, इसको हम टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंसीडर करेंगे, मतलब तीनों प्रोसेस का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 90,000 है। इस 90,000 में से प्रोसेस पी से रिलेट कितना करेगा, प्रोसेस क्यू से रिलेट कितना करेगा, और प्रोसेस आर से रिलेट कितना करेगा, ये हमने सेग्रीगेट करना है। इसको सेग्रीगेट करने के पर्पज से हमें रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट यूज करना पड़ेगा, और यहां पर रिकवरी रेट है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये रिकवरी रेट यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स को रिकवर करने के पर्पज से। 10,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी वॉज इशू टू प्रोसेस पी। इसका मतलब इनपुट हमने फर्स्ट प्रोसेस में, दैट इज प्रोसेस पी में कितना इंट्रोड्यूस करा, कितना इशू किया, 10,000 किलोग्राम, और रेट क्या है ₹5 पर केजी। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल्स और वर्क इन प्रोसेस। द एंटायर आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस passes directly to the next process and finally to warehouse. इसका मतलब प्रोसेस पी का जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोसेस क्यू में, प्रोसेस क्यू का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस आर में ट्रांसफर होगा, और प्रोसेस आर का जो आउटपुट है वो बेसिकली फिनिश गुड्स होगा। उसको हम वेयर हाउस में या गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे सेल करने से पहले, और जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा गोडाउन या वेयर हाउस से गुड्स को हम सेल कर देंगे कस्टमर्स को, राइट। आगे देयर इज नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेसिंग ऑफ 10%। जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज के रिगार्ड में कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा इनपुट का ही मानेंगे। इसका मतलब 10% लिखा हुआ है तो 10% ऑफ इनपुट होगा, और हर एक प्रोसेस का मानेंगे 10%, 10%, 10%, राइट। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इज ₹, पर केजी। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस and finally to warehouse are as under. P प्रोसेस का आउटपुट आप देखें तो 9,000 किलोग्राम है, प्रोसेस Q का आप देखें तो 8,200 किलोग्राम से, और प्रोसेस R का दैट इज फिनिश गुड्स है हमारे 7,300 किलोग्राम्स। द कंपनी फिक्सेस सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, यहां पर एंड प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ए, फिनिश्ड प्रोडक्ट, इन सच अ वे so as to yield a profit of 25% on selling price, right। आगे हम देखेंगे प्रिपेयर करना है प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू, प्रोसेस आर अकाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एंड प्रोडक्ट, राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें रिकवरी रेट निकालना होगा। रिकवरी रेट का मतलब है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ताकि हम जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 90,000 गिवन है उसको हम सेग्रीगेट कर सकें प्रोसेस वाइज, राइट, और प्रोसेस कॉस्ट फिर निकाली जाए। चलिए तो वर्किंग नोट क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आप
बनाइएगा प्लीज वर्किंग नोट फर्स्ट, और वर्किंग नोट है रिकवरी रेट का। रिकवरी रेट जिसको आप एब्जॉर्प्शन रेट या चार्जिंग रेट भी कह सकते हैं, रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट किस पर बेस्ड है यहां पर? रिकवरी रेट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको आप सिंपली परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं, राइट। और ये कैसे कंप्यूट होगा? बिल्कुल सिंपल, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड करेंगे हम टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बेस है, इसी वजह से डिवाइड होगा इनटू में 100। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें गिवन है 90,000, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें देखना होगा क्वेश्चन में टोटलिटी में कितना है। 30,000 प्लस 40,000 70,000 हुआ, प्लस 50,000 दैट इज 1,20,000। तो हम लिख लेते हैं 30,000 प्रोसेस पी का है, और प्रोसेस क्यू के केस में 40,000 है, आर के केस में 50,000 है। सबका सम करेंगे 1,20,000 होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से 90,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, देखते हैं कितना आएगा। 90,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, ये आ गया 75%। अब ये 75% किस पर बेस्ड होगा? 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रिकवरी रेट निकालना होगा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सबसे पहले, ताकि हम प्रोडक्शन ओवरहेड जो 90,000 है उसमें से प्रोसेस पी का कितना होगा, प्रोसेस आर का कितना होगा, प्रोसेस क्यू का कितना होगा, ये कर पाए। और जैसे ये कर पाएंगे तो फिर हम प्रोसेस अकाउंट को आसानी से बना सकते हैं और प्रोसेस कॉस्ट निकाल सकते हैं इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम बनाएंगे प्रोसेस पी, प्रोसेस पी अकाउंट, राइट। क्योंकि अब आप आसानी से बना सकते हैं, रिकवरी रेट आपने निकाल लिया है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, और फाइनली अमाउंट रुपीस के टर्म्स में है, राइट। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू इनपुट इशूड, गिवन है हमें टेबल के बाद 10,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹5, दैट इज इनपुट की वैल्यू हो जाएगी 50,000। इसके अलावा इनपुट को हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। हमें फिर डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, ये है 38,000। फिर हमें गिवन है
फिर हमें डायरेक्ट लेबर गिवन है, राइट, 30,000। इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम निकाल सकते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं ओवरहेड्स को मैं, और ये कितना होगा, रिकवरी रेट जितना है उसके बेस पर निकलेगा 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। और आप डायरेक्ट लेबर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है 30,000, उसका 75% करना है हमें, तो ये आ गया 22,500, 22,500, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, उसके बाद तो फिर आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नॉर्मल लॉस बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एडवांस में, नॉर्मल लॉस को आसानी से पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है। इसी वजह से नॉर्मली क्वेश्चंस में नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होती है, ओके। तो 10% किसका लेंगे, ऑब्वियस सी बात है इनपुट का ही लेंगे। 10% ऑफ इनपुट दैट इज 10,000 किलोग्राम, कितना आएगा, 1,000 आएगा। और यदि 1,000 किलोग्राम को हम सेल करेंगे, 1,000 किलोग्राम को यदि हम सेल कर देंगे नॉर्मल वेस्टेज के रूप में, तो हमें 1 रुपी पर केजी रियलाइज होगा। तो 1,000 को सेल करके कितना रियलाइज होगा टोटलिटी में, 1,000। ये हमने अनुमान लगा लिया और प्रोसेस पी में शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बाकी अब नॉर्मल लॉस वगैरह क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि आउटपुट हमारा कितना है, आउटपुट आप देखेंगे तो 9,000 हमारा आउटपुट है। प्रोसेस पी में टोटल इनपुट था 10,000 किलोग्राम, आउटपुट है 9,000 किलोग्राम और 1,000 नॉर्मल लॉस हुआ। तो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन इस केस में नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। तो लिखिए प्लीज, प्रोसेस पी का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहां लिख देंगे बाई प्रोसेस क्यू अकाउंट। इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं, रुपीज लिख देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है, किलोग्राम, 9,000 किलोग्राम। यदि आप यूनिट्स का कॉलम देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का सेम आएगा, इसका मतलब अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर के रूप में इस पार्ट में नहीं है, समझ पा रहे हैं, नहीं आएगा क्योंकि ये मैच हो गया। चलिए जी 10,000 लिख सकते हैं और हम अमाउंट का कॉलम जो आप देख पा रहे हैं उसका टोटल कर लेते हैं, 50,000, 38,000, 30,000 और 22,500, दैट इज 1,40,500, राइट, 1,40,500। हालांकि मैं बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी लिख सकता हूं 9,000 किलोग्राम जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट, लेकिन मुझे एक इफेक्टिव रेट निकालना होगा जिसको हम इन्फ्लेटेड या इंक्रीज रेट भी कह सकते हैं। तो लिखिएगा प्लीज इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल सिंपल तरीके से टोटल कॉस्ट जो भी आई है हमारी 1,40,500 माइनस नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज भी आप कह सकते हैं, नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड, ओके। कितना नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड हुआ है वो डिडक्ट करेंगे, अभी बताता हूं क्यों। टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में आप देखिए जरा प्लीज, प्रोसेस पी के रिगार्ड में इनपुट हमारा 50,000 का है, डायरेक्ट मटेरियल्स 38,000 के हैं, डायरेक्ट लेबर 30,000 है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने कंप्यूट किया
22,500 आउट ऑफ 90,000 किलोग्राम इन केस ऑफ प्रोसेस पी। सबका हमने टोटल किया तो कॉस्ट कितनी इनकर्ड करी मैन्युफैक्चरर ने, कितनी कॉस्ट इनकर्ड की टोटलिटी में 1,40,500, राइट। कितना इनपुट है टोटलिटी में 10,000 किलोग्राम, तो 10,000 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में कॉस्ट इनकर्ड हो गई 1,40,500। अब हमने इस 10,000 किलोग्राम ऑफ इनपुट को प्रोसेस करा, फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करा, राइट। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने प्रोसेस पी अप्लाई की, तो 1,000 किलोग्राम वेस्ट हो गया। नॉर्मल वेस्ट है, ये होना ही होना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि नॉर्मल वेस्ट है या नॉर्मल लॉस है, राइट। और 1,000 को यदि हम सेकंड के रूप में सेल करते हैं तो हम रियलाइज कर सकते हैं कितना 1,000 रुपीज ही रियलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब 1,40,500 हमारी कॉस्ट इनकर्ड है और रियलाइजेशन कितना है 1,000। इसका मतलब नेट कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी और नेट कॉस्ट आएगी 1,39,500। ये कैसे आएगी? 1,40,500 में से मुझे नॉर्मल लॉस रियलाइज डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। और नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल वेस्टेज की क्या ट्रीटमेंट होती है? नॉर्मल लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड यूनिट। तो गुड यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट्स थी हमारी 10,000, उसमें से वेस्टेज हुई 1,000, तो गुड यूनिट है 9,000। तो 9,000 जो यूनिट्स हैं, 9,000 जो किलोग्राम है, उसका रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कर सकें। मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं, नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट है? नॉर्मल लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड यूनिट। रिमेनिंग गुड यूनिट, तो रिमेनिंग गुड यूनिट यहां पर 9,000 किलोग्राम है, तो उसका रेट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। ओके, इसी वजह से मुझे यूनिट के टर्म्स में भी डिडक्ट करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। जैसा आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 1,40,500 माइनस 1,000 नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड है। टोटल इनपुट है हमारा 10,000, माइनस करेंगे 1,000 नॉर्मल लॉस यूनिट्स, और यूनिट्स का मतलब यहां किलोग्राम के टर्म्स में है, राइट। यूनिट्स का मतलब है किलोग्राम्स। तो बिल्कुल सिंपल है ये, 139,500 डिवाइडेड बाई 9,000 करेंगे तो 15 रुपीज 50 पैसा पर केजी आएगा। ये इन्फ्लेटेड रेट हो जाएगा। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट को हम इन्फ्लेटेड, इंक्रीज भी लिख सकते हैं, इन्फ्लेटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, इन्फ्लेटेड कॉस्ट पर यूनिट यहां लिख देते हैं बस। अब आप 15 रुपीज 50 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 139,500 ही आएगा। हालांकि इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी हम लिख सकते थे, हालांकि इसको हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी लिख सकते थे 139,500, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल गेन नहीं है, आसानी से। लेकिन बेटर है कि आप इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें 15 रुपीज 50 पैसा पर केजी, और उसका यूज करें आउटपुट की वैल्यू असरटेन करने के लिए, जैसा मैंने यहां पे किया भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो आउटपुट है प्रोसेस पी का, ये इनपुट बन जाएगा प्रोसेस क्यू का। आ जाइए प्लीज आगे। प्रोसेस क्यू अकाउंट, अब हम इसकी बात करते हैं। पर्टिकुलर्स क्विकली लिखेंगे, यूनिट्स किलोग्राम के टर्म्स में है, अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, देन पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन मैनर में करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सही रहेगा, सही स्ट्रेटेजी रहेगी, सही प्लानिंग रहेगी यदि आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले टू प्रोसेस पी अकाउंट 9000 आउटपुट है प्रीवियस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा 139,500, राइट। इसके अलावा अब हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, देन डायरेक्ट लेबर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। रिकवरी रेट सेम यूज होगा, 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर, राइट। कितना अमाउंट है डायरेक्ट मटेरियल्स का वो देख लेते हैं, 42,500 है, 42,500, राइट। देन 40,000 डायरेक्ट लेबर है और 40,000 का 75% करेंगे तो 30,000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएगा, राइट। ओके सर, बाई लिखते हैं गैप देकर, बाई प्रोसेस, इस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा और नेक्स्ट प्रोसेस है आर, तो बाई प्रोसेस आर अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आउटपुट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, राइट। ओके, आउटपुट देखिए जरा प्लीज, फिर हम नॉर्मल लॉस को भी लिखेंगे। आउटपुट है क्वेश्चन में 8200 हमारा आउटपुट है, 8200 किलोग्राम्स। ध्यान से देखिएगा प्लीज, 9000 प्रोसेस क्यू का इनपुट है और आउटपुट है 8200 किलोग्राम। इसका मतलब लॉस होगा, टोटल लॉस होगा 800 किलोग्राम्स का, टोटल लॉस होगा 800 किलोग्राम्स का। बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इनपुट है प्रोसेस क्यू का 9000 किलोग्राम, आउटपुट है इसी प्रोसेस का 8200 किलोग्राम्स। दोनों को डिफरेंस करा, दोनों को कंपेयर करा, हमने देखा आउटपुट कितना कम है, 800 किलोग्राम से आउटपुट कम है, जिसको कहा जाएगा टोटल लॉस। और लॉस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल लॉस जिसको हम आसानी से पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से नॉर्मल लॉस नॉर्मली परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होती है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जैसे इसमें भी गिवन है 10%। तो 800 जो टोटल लॉस है उसके दो पार्ट हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एक दूसरा अबनॉर्मल लॉस, एक नॉर्मल लॉस और दूसरा अबनॉर्मल लॉस, राइट। यदि अबनॉर्मल लॉस नहीं है इसका मतलब अबनॉर्मल गेन हो सकता है, और अबनॉर्मल गेन कब होगा, जब आपने नॉर्मल लॉस की रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दी है। इसका मतलब नॉर्मल लॉस आपने बढ़ा चढ़ाकर शो किया है, बढ़ा चढ़ाकर एस्टिमेशन की है उसकी, इसी वजह से अबनॉर्मल गेन आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। देखते हैं क्या है नॉर्मल लॉस। देखिए पहले लिखिएगा प्लीज, बाई नॉर्मल लॉस, बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट 9000 इनपुट है, इसका भी 10% ही लेंगे, दैट इज 900। ओके, मैंने इसको लिखने से पहले बताया इनपुट है हमारा 9000 और आउटपुट है 8200, दोनों को हमने कंपेयर करा, 800 टोटल लॉस आना चाहिए, 800 टोटल लॉस आना चाहिए, लेकिन यहां तो नॉर्मल लॉस ही 900 किलोग्राम है। इसका मतलब नॉर्मल लॉस को आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया, नॉर्मल लॉस को आपने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है 100 किलोग्राम से, इसी को कहा जाएगा अबनॉर्मल गेन। इसका मतलब रॉन्ग प्रिडिक्शन हो गई है, रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ नॉर्मल लॉस इन दिस केस, इसी वजह से अबनॉर्मल गेन आ रहा है, राइट। अबनॉर्मल लॉस होता तो क्रेडिट साइड में आता, अब अबनॉर्मल गेन है तो हमें डेबिट साइड में उसको शो करना पड़ेगा। तो लिखिएगा प्लीज, abnormal gain account, that is balancing figure।
आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9100 किलोग्राम, और इधर 9000 गिवन है हमें डेबिट साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है 100 किलोग्राम अब नॉर्मल गेन के रूप में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। डेबिट साइड का हम टोटल नहीं कर सकते हैं कॉस्ट के कॉलम का, अमाउंट के कॉलम का, क्योंकि अब नॉर्मल गेन की अब हमें वैल्यू असरटेन करनी होगी। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यूनिट्स का दोनों साइड का टोटल तो कर ही सकते हैं, कॉलम वाइज मैंने कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं आना। अब हमें इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है। एक काम और करते हैं, रियलाइजेशन है 1 रुपी, तो ये 900 रुपीज हमें रियलाइज हो जाएंगे। अब हमें इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है, प्लीज लिखिएगा इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी। मैं यूनिट भी कह सकता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा। नहीं सर डायरेक्ट ना करें, इसमें प्लीज लिखिएगा टोटल कॉस्ट, ये प्रोसेस कॉस्ट है, प्रोसेस आर की, सॉरी क्यू की, माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड। कितना नॉर्मल लॉस से आपने रियलाइज किया है उससे आपकी कॉस्ट कम होगी डेफिनेटली। टोटल इनपुट या यूनिट्स हम लिख सकते हैं माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स या इनपुट्स किलोग्राम के टर्म्स में यहां पर बेसिकली। तो टोटल कॉस्ट हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं आउटपुट की वैल्यू जो प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट था इस प्रोसेस का इनपुट हुआ, तो 139,500, इसमें आप 42,500 ऐड करें, 40,000 अगेन ऐड करें एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 30,000, तो ये आएगा कितना 2,52,000 हो गया टोटल कॉस्ट, माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड है 900 जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इनपुट है इस केस में 9000 किलोग्राम और 900 है यहां पर नॉर्मल लॉस, तो मैंने 900 से डिडक्ट कर दिया तो ये आ गया 2,51,100 रुपीज, और डिवाइड करेंगे इसको किससे 8100 किलोग्राम से, ताकि कॉस्ट निकाली जा सके। डिवाइडेड बाई 8100 तो ये आएगा 31 रुपीज, एग्जैक्ट आ गया 31 रुपीज पर केजी। तो इन्फ्लेटेड रेट कितना हुआ इस क्वेश्चन में, प्रोसेस क्यू के रिकॉर्ड में 31 और प्रोसेस पी में कितना था, प्रोसेस पी में आई थिंक 15 रुपीज 50 पैसा पर केजी था, ठीक है जी। अब प्लीज लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एट द रेट ऑफ रुपीज जो भी इफेक्टिव रेट है कितना 31 रुपी, 31 रुपी, ओके। 31 इंटू में 8200 करेंगे, ये आएगा 2,54,200। अब हम इसमें 900 ऐड करें ताकि टोटल किया जा सके 2,55,100। इस साइड का टोटल कर लेते हैं। कॉस्ट तो आ गई 252 जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, इसमें इसकी वैल्यू भी हम 31 रुपीज के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल गेन इसलिए निकला है क्योंकि आपने नॉर्मल लॉस की रॉन्ग प्रिडिक्शन की है, नॉर्मल लॉस को गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, ज्यादा कैलकुलेट किया है, कितने से 100 किलोग्राम से नॉर्मल लॉस को आपने ज्यादा कैलकुलेट किया है, इसी वजह से अब नॉर्मल गेन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू भी हम इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 31 रुपीज के हिसाब से ही निकालेंगे। अब देखिएगा दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तो 2,52,000 टोटल था डेबिट साइड में पहले, और इसमें हम 3100 और ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल सही आ गया। दोनों साइड का टोटल सेम है 2,55,100, दोनों साइड का टोटल सेम आने का मतलब है कि हमने बिल्कुल करेक्ट किया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। देख लीजिए प्लीज एक बार और, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मैं करा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सिंपल वे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लीज आ जाइए प्लीज। अब आप लास्ट प्रोसेस पर, दैट इज प्रोसेस आर। प्रोसेस आर अकाउंट, प्रोसेस आर की हम बात करते हैं। लिखिएगा प्लीज, यूनिट्स का एक कॉलम है, पर्टिकुलर्स का भी आप बना लीजिएगा।
देन अमाउंट का कॉलम रुपीस के टर्म्स में, यूनिट्स का कॉलम ठीक है। ओके, मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें कुछ भी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अब क्या लिखिएगा, प्रीवियस प्रोसेस, पिछली प्रोसेस का जो आउटपुट था इस प्रोसेस का वो इनपुट बन जाएगा, और प्रोसेस क्यू अकाउंट कितना है आउटपुट प्रीवियस प्रोसेस का 8200, जो इस प्रोसेस का इनपुट बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2,52,200। एक बार आप चेक भी कर लें प्लीज, 8200 है और 2,54,200 लिखा मैंने, सही है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर्स लिख दीजिएगा, फिर हम डायरेक्ट मटेरियल वगैरह लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले अब लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स, देन डायरेक्ट लेबर, देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो देखिएगा प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है, 42,880 रुपीज। आई थिंक डायरेक्ट लेबर है 50,000, और 50,000 का 75% करना पड़ेगा, 37,500, राइट। ओके, अब आप नॉर्मल लॉस देखिएगा प्लीज। एक काम करते हैं, वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने पिछली प्रोसेस में लिखा था, बाई फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जो गोडाउन में हम ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे, और उसके बाद जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा तो गोडाउन से हम सेल कर देंगे कस्टमर को। तो फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ओके, क्या रेट होगा वो हम चेक करेंगे, अभी कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आउटपुट हमें कितना गिवन है, मतलब फिनिश गुड्स कितना गिवन है, 7300 किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस में इनपुट है 8200 और आउटपुट है 7300। इसका मतलब दोनों का यदि हम डिफरेंस करेंगे, तो 900 टोटल लॉस होना चाहिए। टोटल इनपुट है 8200 किलोग्राम्स और आउटपुट जनरेट हुआ 7300 किलोग्राम्स। इसका मतलब 900 किलोग्राम्स की शॉर्टेज हो गई। और शॉर्टेज या लॉस दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल लॉस जिसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, इसी वजह से नॉर्मल लॉस परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होता है, और अबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर आता है। बात समझ पा रहे हैं, जो हमारी खुद की मिस्टेक होती है मैन्युफैक्चरर के रूप में। तो आप देखेंगे 8200 में से मैंने 7300 डिडक्ट करा, 900 किलोग्राम आया। 900 किलोग्राम ये टोटल लॉस है। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमें गिवन है 10%, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो अबनॉर्मल गेन हो सकता है, अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं, प्रीवियस प्रोसेस में अबनॉर्मल गेन आया था क्योंकि रॉन्ग प्रिडिक्शन हो गई थी मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोसेस क्यू के केस में नॉर्मल लॉस की। यहां देख लेते हैं, पहले नॉर्मल लॉस लिखेंगे हम, लिखिए बाई नॉर्मल लॉस की जगह वेस्टेज भी लिख सकते हैं। अगेन यहां भी 10% है, तो 8200 जो इनपुट है इसका 10% करेंगे तो 820 आएगा, और इसको हम सेल करेंगे तो 1 रुपी रियलाइज होगा। इसका मतलब 820 रुपीज ही हमें रियलाइज होंगे। 900 गैप आना चाहिए लॉस, लेकिन नॉर्मल लॉस उसमें से 820 है, तो बाकी जो लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा,
बैलेंसिंग फिगर के रूप में अबनॉर्मल लॉस होगा, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना भी जरूरी है। क्या रेट होगा ये हमें अभी कंप्यूट करना पड़ेगा। डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा तो टोटल कर सकते हैं डेबिट साइड का 8200 सेम, 8200 सेम। डेबिट साइड के अमाउंट का भी कॉलम, अमाउंट के कॉलम का भी टोटल कर सकते हैं 254 200 प्लस 42,880 प्लस 50,000 प्लस 37,500 सम करेंगे तो 3,84,580 आएगा, राइट। 384,580, 384,580 इसमें से 820 हम माइनस करेंगे तो मैं यहां पर इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी भी हम कह सकते हैं, निकालेंगे तो कैसे निकलेगी 384,580 माइनस 820 नॉर्मल लॉस रियलाइज डिवाइडेड बाई 8200 माइनस 820, ये सब किलोग्राम में है। रेट कितना आएगा डिवाइड करना होगा भाई हमें 7380, तो ये आ गया 52 रुपीज पर केजी, समझ गए। तो 52 रुपीज पर केजी, 52 रुपीज पर केजी, 52 रुपीज पर केजी, इसी को हम यहां पर लिख देते हैं बस 52 रुपीज, यहां भी 52 रुपीज। अब वैल्यू निकाल लेते हैं अब नॉर्मल लॉस की, 80 किलोग्राम इंटू में 52 रुपीज दैट इज 4160, 7300 इंटू में 52 रुपीज दैट इज 3,79,600। हम टोटल कर देते हैं, इसमें 4160 ऐड करें, 820 और ऐड करें, क्या 3,84,580 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। यस बिल्कुल सही है, 384,580 बिल्कुल सही है। चलिए इसका मतलब जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 52 रुपीज। हमारा जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ है इस क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट है, जिसको हम टोटल कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हैं 52 रुपीज। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस भी हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है ना। चलिए जी, मैंने डिटेल में ही डिस्कस किया है, उसके बाद ही एक एक पार्ट को मैंने शो किया है आपको नीट एंड क्लीन मैनर में। तो अब फाइनली आप लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कहना सही नहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस पर केजी, ठीक है। कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर केजी। देखिएगा प्लीज, यहां लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर केजी 52 रुपीज। एक लाइन का गैप देने के बाद लिखेगा प्लीज प्रॉफिट, एक लाइन का गैप देने के बाद 25% ऑन सेलिंग प्राइस। कितना है, एक लाइन का फिर गैप दें प्लीज, और फिर फाइनली आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर केजी। देखिए सेलिंग प्राइस में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमेशा सेलिंग प्राइस को आप 100% अज्यूम कर लें। 10 रुपए सेलिंग प्राइस है वो भी अपने आप में 100% होगा, 2 लाख का सेलिंग प्राइस है वो भी अपने आप में 100% होगा, 50 लाख का सेलिंग प्राइस या सेल वैल्यू है वो भी अपने आप में 100% होगी। बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने सेलिंग प्राइस यहां पर 100% लिख दिया, इसी 100% पर बेस्ड है, इसी 100% पर बेस्ड है 25% प्रॉफिट। तो बाकी पार्ट कॉस्ट का होगा, वो कितना होगा वो बताएं प्लीज। सर कॉस्ट का होगा
75% ऑन सेलिंग प्राइस, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये 75% हमने निकाला, बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि आपको मालूम है सेलिंग प्राइस हमेशा 100% होना चाहिए, हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट का पोर्शन कितना होगा, 100% में से 25% डिडक्ट करेंगे 75%, या 75% में प्लस करेंगे 25%, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इसका मतलब 75% ऑन सेलिंग प्राइस ₹52 है, तो 100% कितना होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 52 रुपीज 75% के इक्वल है, तो 100% कितना होगा ये निकालना होगा। 52 डिवाइडेड बाई 75%, दैट इज 69 रुपीज 33 पैसा। इसी 69 रुपीज 33 पैसा का हम 25% करेंगे तो ये आ गया 17 रुपीज 33 पैसा। ये 0 कर देते हैं, आप ऐड कर लीजिए प्लीज, 52 प्लस 17.33 एग्जैक्ट आ जाएगा 69.33। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें एक्स वगैरह अज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा आपको नहीं होगी, जैसा आपने देखा। समझ पा रहे हैं? यदि आपको कुछ डाउट है तो मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूं। देखिए 75% ऑन सेलिंग प्राइस कितना अमाउंट है ये बताएं मुझे सर। 52 रुपीज, 75% एज इट इज रखा, ऑन का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा मैथमेटिकली, सेलिंग प्राइस 52 रुपीज। अब बताइएगा सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे सर, 52 रुपीज डिवाइडेड बाई 75%, दैट इज 69.33। तो ये मैंने आपके लिए और थोड़ा डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, सेलिंग प्राइस हमेशा आप 100% अज्यूम कर लें, दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको बिल्कुल भी। बाकी बैलेंसिंग फिगर कभी प्रॉफिट निकल जाता है, कभी कॉस्ट निकल जाती है, उसके हिसाब से फिर आप सेलिंग प्राइस को आसानी से असरटेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि 52 रुपीज को 75% से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन आपके लिए शो कर दी डिटेल में कि 75% ऑन सेलिंग प्राइस अमाउंट कितना है 52 रुपीज, 75% एज इट इज होगा, ऑन का मतलब मैथमेटिकली मल्टीप्लाई का साइन होता है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज रहा। सेलिंग प्राइस हमें असरटेन करना है तो ऑब्वियस सी बात है 52 रुपीज डिवाइड करना होगा 75% से, दैट इज 69 रुपीज 33 पैसा। आई थिंक ये डिटेल में मैंने आपको बताया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी चैप्टर में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस वे को, इस तरीके को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया 10 मार्क्स का, डिटेल में मैंने डिस्कस करके ही सॉल्व करा है। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं प्लीज। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मैसर AR एंटरप्राइजेस। ओके, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 3000 यूनिट्स, 70% कंप्लीट। अब माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, ये 70% कंप्लीट तो है, यहां पर नहीं बताया कि मटेरियल के रिगार्ड में 70% कंप्लीट है, या लेबर के रिगार्ड में 70% कंप्लीट है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स के रिगार्ड में 70% कंप्लीट है। ये क्लैरिटी यहां पर नहीं बताई है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं बताया 70% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट और आइदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी अपनी चॉइस है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से हम इसको मान सकते हैं 70% कंप्लीट, मान सकते हैं 70% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट मींस मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। बात समझ पा रहे हैं? ये मैं अज्यूम भी करूंगा और आगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिख भी दूंगा। सबसे पहले यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 17,000 है, जिसको हम फ्रेश यूनिट्स भी कह सकते हैं। फ्रेश यूनिट्स हमने कितनी इंट्रोड्यूस करी? 17,000। ऑब्वियस सी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट्स 3000 यूनिट्स, 70% कंप्लीट हो चुका है। कितना और कंप्लीट करना बाकी है? 30% येट टू बी कंप्लीटेड। तो मशीन में कौन सी यूनिट्स अटकी होंगी, फैक्ट्री में कौन सी यूनिट्स अटकी होंगी?
3,000 सबसे पहले बनकर तैयार हो जाएंगी, उसके बाद मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो कितना इनपुट हमने इशू किया फैक्ट्री में? 17,000। उस 17,000 में को हम प्रोसेस करेंगे, लॉस होगा, आउटपुट जनरेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हो सकता है। ये बेसिक सी बात है, बात समझ पा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस हमें गिवन है। अब ये कॉस्ट 33 लैक्स 12,720 है। इसमें से मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है, ये हमें सेपरेटली मालूम नहीं है, गिवन ही नहीं है। इसी वजह से बेटर है कि 70% कंप्लीट हम ऑल रेस्पेक्ट में माने। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 15,000। क्लोजिंग WIP कितना है? 2280% कंप्लीट। अगेन इसमें भी हम ऑल रेस्पेक्ट में मानेंगे। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ टोटल इनपुट। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में इसलिए गिवन होता है क्योंकि नॉर्मल लॉस को पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली एज ए मैन्युफैक्चरर। इसी वजह से परसेंटेज के टर्म्स में वो नॉर्मली गिवन होता है, राइट? और नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अवॉइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा हो गई होगा और सभी के साथ होगा, सभी मैन्युफैक्चरर फेस करेंगे। ना तो इसमें मैन्युफैक्चरर की कोई मिस्टेक है, ना ही कस्टमर की मिस्टेक है। इसी वजह से नॉर्मल लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड यूनिट। फॉर दिस पर्पस वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, या इन्फ्लेटेड कॉस्ट पर यूनिट, या इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन फर्स्ट, राइट? आगे बढ़ते हैं। स्क्रैप रियलाइज है 50 रुपीज पर यूनिट और स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट अगेन इन ऑल रेस्पेक्ट। फीफो मेथड हमें फॉलो करना है। ओके सर, जो पहले बनेगा वो पहले आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो पहले बनकर तैयार होगा वो सबसे पहले चला जाएगा, जो बाद में बनेगा वो बाद में जाएगा। ये है फीफो मेथड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है। ये क्वेश्चन नवंबर 2018 में आया था, 5 मार्क्स का। यदि आप देखेंगे जो मैंने टेबल आपको बताई, ठीक है ना, ये वाली 7 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं जुलाई 2021 तक, और 7 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और बाकी 2 अटेम्प्ट्स में 5 मार्क्स, राइट? ओके, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बनी रहती है प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, राइट? आ जाइए प्लीज। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजम्पशन लिख देते हैं सबसे पहले। In case of opening stock of WIP work in progress, शॉर्ट में लिख दिया। In case of opening stock of WIP and closing stock of WIP, degree of completion 70% and 80%. In case of opening stock of WIP and closing stock of WIP, comma, degree of completion 70% and 80% respectively will be assumed in all respect, that is material, labor and प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आप लिख सकते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको सॉल्यूशन का पार्ट बना देंगे तो और ज़्यादा बेटर आएगा। एक और बात,
ये यहां से भी और क्लियर हो जाता है इस वाले सेंटेंस से। कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस जिसमें मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकते हैं, ये टोटलिटी में गिवन है। इसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, ये हमें सेपरेटली नहीं बताया क्वेश्चन ने। इसी वजह से 70% कंप्लीट इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP will be better assumed in all respect, that is material, labor, overheads, or similarly 80% complete in closing stock of WIP better will be assumed 80% in all respect, right? नॉर्मल लॉस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग statement showing equivalent production, statement showing equivalent production units, equivalent production units ब्रैकेट में लिखेंगे आप using FIFO method, using FIFO यूजिंग फीफो मेथड, राइट बच्चों। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्वेश्चन ने ही बताया फीफो मेथड आपको यूज करना होगा। ये हटा देते हैं एक सेकेंड। तो हम सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर इनपुट्स का कॉलम, अगेन पर्टिकुलर्स, आउटपुट, राइट, और फिर आउटपुट और लास्ट में टोटल का लिख देते हैं। क्योंकि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है, इसी वजह से मैंने टोटल लिख दिया। टोटल समझते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम मान रहे हैं, इसी वजह से मैंने टोटल लिख दिया। यदि मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग होती, लेबर की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग होती, ओवरहेड्स की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग होती, किसी भी केस में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP के केस में हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के केस में हो, चाहे अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन के केस में हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के केस में हो, चाहे, लेकिन यहां पर सभी के रेस्पेक्ट में सेम मान रहे हैं, इसी वजह से मैंने टोटल लिख दिया। अलग अलग होती तो मटेरियल का एक कॉलम बनता सेपरेटली, लेबर का बनता, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी बनाते हम, लेकिन यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल समझ गए जी? हाँ जी। क्या किलोग्राम्स में गिवन है, क्या कुछ नहीं, यूनिट्स में गिवन है, दैट्स इट, खत्म। बहुत अच्छी बात है फिर तो। मेरे साथ साथ ही करना प्लीज, नोट डाउन। ओपनिंग स्टॉक बताइएगा प्लीज कितना है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स। ये यूनिट्स का है, इसी वजह से मैंने यूनिट्स लिख दी, प्लस फ्रेश यूनिट्स, या हम इनपुट्स भी कह सकते हैं, 17,000। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, फीफो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने रीड कराते हुए क्वेश्चन को बताया, क्वेश्चन में बताया आपको रीड कराते हुए कि सबसे पहले मशीन में कौन सी यूनिट अटकी होंगी, फैक्ट्री में कौन सी यूनिट्स पर सबसे पहले काम होगा, 3000 यूनिट्स को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये WIP हैं, इनकंप्लीट यूनिट्स हैं, मशीन में ये अटकी हुई है पिछले पीरियड से, पिछले पीरियड का ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 3000 यूनिट्स होगा, इसी पीरियड का, इसी वजह से वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बन गया। सबसे पहले इसी को कंप्लीट किया जाएगा, और ये सबसे पहले कंप्लीट होगा तो सबसे पहले ये आउटपुट का पार्ट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। बाकी किस में से ट्रांसफर होगा, 17,000 जो फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, राइट, ओके। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा प्लीज, मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक
ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 3000 प्लस करेंगे आप, प्लस करेंगे फ्रेश यूनिट्स, या हम इनपुट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बैलेंसिंग फिगर लिखना, ये हम आउटपुट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, आउटपुट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, टोटल, मैं लिख देता हूं यहां पर, टोटल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, टोटल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज 15,000। तो 15,000 यहां पे लिखना होगा। 15,000 में 15,000 आउटपुट ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले 3,000 यूनिट्स जो फिनिश गुड्स बनेंगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी 17,000 में से कितना ट्रांसफर किया जाए ताकि 15,000 टोटलिटी में ट्रांसफर हो सके 12,000। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 12,000 यूनिट्स हैं ये फ्रेश यूनिट्स वाली हैं, ये फ्रेश यूनिट्स ये इनपुट्स वाली हैं, और बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, ये किस में से ट्रांसफर हुआ है, ये इसमें से ट्रांसफर हुआ है, इसमें से ट्रांसफर हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? इसी वजह से फ्रेश यूनिट्स हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की जो यूनिट्स हैं इनकम्प्लीट, इनको बनाया जाएगा फैक्ट्री में, कंप्लीट किया जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में 3,000। बाकी 15 टोटल करना है, 3,000 हो चुका, 12,000 और होगा, इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस उसने बोला है 12%, किसका, टोटल, मतलब टोटल क्या, ओपनिंग प्लस फ्रेश यूनिट्स दैट इज 17,000। तो ये 2,400 आएगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना हुआ, 20,000 हुआ। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब देखिएगा अब नॉर्मल लॉस भी है इस केस में, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 2,200 है। टोटल इनपुट का मैंने कॉलम, जो टोटल इनपुट है उसका टोटल किया कॉलम का, 20,000 यूनिट्स आया, 20,000 यहां मैंने लिख दिया। और आप देखिए 20,000 में से मुझे 15,000 डिडक्ट करना होगा, 2,400 डिडक्ट करना होगा, 2,200 डिडक्ट करना होगा, 400 आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। अबनॉर्मल लॉस आ गया 400। ये हमारी मिस्टेक है एज ए मैन्युफैक्चरर, इसीलिए इसकी कॉस्ट हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब आप देखिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 70% कंप्लीट हो चुका है पिछले पीरियड में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पिछले पीरियड का होगा जिसमें 70% काम हो चुका है। इस पीरियड में कितना काम होना बाकी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP के रिगार्ड में, 70 हो चुका, कितना काम करना बाकी है, 30%। तो यहां पर आप लिखिएगा परसेंटेज और लिखिएगा इस साइड में इक्विवेलेंट, यूनिट्स 30% यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो कितनी आएगा, 3,000 का 30% करेंगे 900 यूनिट्स। बाकी ये तो फ्रेश यूनिट्स है, आप देख पा रहे हैं 17,000 फ्रेश यूनिट्स हैं इस पीरियड में। इसी पीरियड में ये आउटपुट बनकर तैयार हो गई, इसका मतलब 100% लेंगे 12,000। अब हम टोटल कर देते हैं, दैट इज 12,900 ये आ गया। नॉर्मल लॉस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि नॉर्मल लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड यूनिट। तो नॉर्मल लॉस की यूनिट डिडक्ट होती है ना कि ऐड होती है, इसलिए यहां पर शो नहीं करेंगे। अब नॉर्मल लॉस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% मानेंगे। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन की डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन ऑल रेस्पेक्ट 100% आप मान लीजिए 400। बाकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें गिवन है, यस 80%, दैट इज 1760।
अब आप टोटल कर लेंगे बस। 12,900 हुआ प्लस 400 हुआ प्लस 1760, दैट इज 15,060 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बात बन जाएगी। अब सेकंड पार्ट करते हैं अब हम इसका। फर्स्ट पार्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पिछले पीरियड की क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होगी और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% गिवन है। इसका मतलब 70% काम हो चुका है। 3,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की। अब कितना करना बाकी है? 30%। इसी वजह से मैंने यहां पर 30% लिखा, क्योंकि 70% हो चुका। कितना काम करना बाकी होता है? 100%। 70 हो चुका, इस तरीके से 30% करना है, तो 900 इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP के रेस्पेक्ट में। बाकी फ्रेश यूनिट्स हैं 17,000, इसमें से 12,000 आउटपुट बनकर तैयार हो गया इसी पीरियड में। इसी वजह से हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% अज्यूम करनी है, जो कि 12,000 यूनिट्स से आएंगी। इस तरीके से टोटलिटी में 12,900 आया। नॉर्मल लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड यूनिट, इसलिए यहां पर इग्नोर करते हैं। अब नॉर्मल लॉस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप 100% मानेंगे। अब नॉर्मल गेन की डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप 100% मानेंगे ऑलवेज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80% हमें जरूर दी हुई है, ठीक है ना। चलिए, ये हम अज्यूम कर लिया हमने यहां पर। इससे ज्यादा और क्लैरिटी के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, दैट्स इट, राइट। चलिए, तो लिखिएगा प्लीज, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट, computation of cost per equivalent production तो देखिएगा प्लीज, टोटल प्रोसेस कॉस्ट 33,12,720, राइट। माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड। कितना है भाई? नॉर्मल लॉस को 50 रुपीज़, तो 2400। आप देख पा रहे हैं नॉर्मल लॉस हमने ऊपर निकाला है 2400 यूनिट्स इंटू ₹50, ये आएगा 1,20,000। आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे नेट टोटल प्रोसेस कॉस्ट। ये डिडक्ट करना पड़ेगा भाई हमें। 33,12,720 माइनस करेंगे 1,20,000, दैट इज 31,92,720। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। सी अबव 15,060 यूनिट्स, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, शॉर्ट में लिख दिया यूनिट। कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 31,92,720 को डिवाइड करेंगे 15,060 से, ये आएगा 212 रुपीज़। प्लीज़ जल्दी से आप नोट डाउन करें इस पार्ट को, जल्दी से आप नोट डाउन करें प्लीज़। ये लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर दिया और टाइम मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट हमने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड, राइट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये मई 2019 में। केटी लिमिटेड produces product EMM which passes through two processes before it is completed and transferred to finished stock. The following data relates to May 2019. प्रोसेस ए से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, इसलिए अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा, नील है यहां पर। सेकंड प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस बी, इसमें ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है 1000 रुपीज का। फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4000। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी एट 25% प्रॉफिट ऑन दी ट्रांसफर प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस वर्ड यहां पर यूज नहीं करा, क्योंकि जो कंपनी है उसमें फैक्ट्री है, फैक्ट्री के दो डिपार्टमेंट हैं, फैक्ट्री के दो डिपार्टमेंट है, मतलब फैक्ट्री दो डिपार्टमेंट से बनी हुई है। एक डिपार्टमेंट ए हम कह सकते हैं जहां पर प्रोसेस ए अप्लाई हो रही है, और दूसरा डिपार्टमेंट है फैक्ट्री का प्रोसेस बी, या प्रोसेस बी या डिपार्टमेंट बी हम कह सकते हैं जहां पर प्रोसेस बी अप्लाई हो रही है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। जब एक डिपार्टमेंट से इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब विद इन दी कंपनी, विद इन दी फैक्ट्री, एक डिपार्टमेंट से आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, और वो ट्रांसफर किया जाएगा सेलिंग प्राइस पर नहीं, वो ट्रांसफर किया जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर। क्योंकि हर एक स्टेज पर, हर एक लेवल पर, हर एक पॉइंट पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज ए प्रोसेस ए और एज ए प्रोसेस बी, राइट। और फिर हमें मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करनी है कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब इस केस में जो प्रोसेस ए है, जब वो अपना आउटपुट प्रोसेस बी को ट्रांसफर करेगी तो ये मानेगी कि ये प्रोसेस बी आउटसाइडर है, आउटसाइडर मानकर ट्रांसफर करेगी ताकि वो प्रॉफिट उससे कमा सके। तो वो जब ट्रांसफर करेगी अपना आउटपुट, तो उस केस में ट्रांसफर प्राइस पर करेगी, ना कि सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि हम कस्टमर को तो फाइनली सेल नहीं कर रहे हैं ना, कस्टमर को तो फाइनली सेल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से सेलिंग प्राइस की जगह ट्रांसफर प्राइस वर्ड यूज हो रहा है। ट्रांसफर प्राइस भी सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। मतलब ट्रांसफर प्राइस भी कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस भी कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस यहां पर हम कस्टमर को सेल करते तो सेलिंग प्राइस यूज होता है, लेकिन हम कंपनी में दो अलग डिपार्टमेंट हैं, दो अलग प्रोसेस हैं, आपस में ट्रांसफर करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर नहीं करेंगे, ट्रांसफर प्राइस पर करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस। बात समझ पा रहे हैं। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी एट 25% प्रॉफिट ऑन दी ट्रांसफर प्राइस। हाईलाइट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ट्रांसफर प्राइस का 25% प्रॉफिट अर्न करेगा कौन, प्रोसेस ए, या प्रोसेस ए कह सकते हैं या डिपार्टमेंट ए कह सकते हैं। आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, गोडाउन में, वेयर हाउस में, एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। स्टॉक इन प्रोसेस, स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। जो भी स्टॉक होगा ए प्रोसेस का या बी प्रोसेस का, उसकी हम वैल्यू करेंगे प्राइम कॉस्ट पर। बात समझ पा रहे हैं। और यहां स्टॉक इन प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की। यहां आप लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की यदि आप वैल्यू असर्टेन करना चाहते हैं तो आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी होगी और उसका यूज करना होगा। आगे फिनिश्ड स्टॉक, इसको अलग
कलर से हाईलाइट करते हैं। फिनिश्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी। सेल हमने कस्टमर को की है टोटलिटी में 75,000 की फिनिश गुड्स की, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। मतलब हर एक स्टेज पर, हर एक पॉइंट पर आपको प्रॉफिट असरटेन करना है, प्रॉफिट को शो करना है। इसका मतलब ये इंटर प्रोसेस का क्वेश्चन है। इंटर प्रोसेस का मतलब है एक डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री है, उसमें दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट यदि दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर प्राइस पर करता है रादर देन कॉस्ट पर, तो उस केस में पहला डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता है, उसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है और उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है टॉप मैनेजमेंट को। तो ये इंटर प्रोसेस का प्रॉफिट हो गया है, राइट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। प्रॉफिट हमें हर एक स्टेज पर निकालना है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट का भी एक कॉलम बनाना होगा कॉस्ट के साथ साथ। कॉस्ट का तो कॉलम हमने बनाया क्वेश्चन फर्स्ट में, अभी देखा आपने। उसके साथ हमें एक प्रॉफिट का कॉलम बनाना पड़ेगा और दोनों का सम करेंगे, हम एक टोटल कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब 3 कॉलम बनेंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जैसा मैंने रीड करने से पहले ही आपको बताया। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। चलिए जी, क्वेश्चन है हमारा थर्ड। क्वेश्चन थर्ड मई 2019 में आ चुका है, तो लिखिएगा प्लीज प्रोसेस ए अकाउंट। लेंदी क्वेश्चन होता है ये, लेकिन है बड़ा सिंपल। तो आप सबसे पहले कॉस्ट का एक कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट का भी एक कॉलम बना लेते हैं और दोनों का सम करेंगे, उसके लिए एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं, टोटल। ये 3 कॉलम डेबिट साइड में बनेंगे और 3 कॉलम ही क्रेडिट साइड में आपको बनाने होंगे। मैं कॉलम बना लेता हूं, फिर लिख दूंगा कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। इस तरीके से बच्चों ये मैंने कॉलम आपके लिए बना दिए, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ ही बनाइएगा प्लीज। फुल फ्लैश क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है। कभी कभी बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहता है वो कि बैलेंस शीट में क्या फिगर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आता है, रिकंसाइल करने के लिए भी कह देता है कभी कभी वो इसी क्वेश्चन में। जैसे आप पास्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बैलेंस शीट में कौन सा फिगर शो होगा वो बताना है और रिकंसाइल करना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, उससे स्टार्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, और ये ए प्रोसेस है, इसमें प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्ड में। जब ये ए प्रोसेस अपना आउटपुट बी प्रोसेस को ट्रांसफर करेगी तो तब प्रॉफिट होगा। इससे पहले कोई प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन रेज होना नहीं है ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के रेस्पेक्ट में। तो 5,000 आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट है नहीं, यहां पर होगा नहीं क्योंकि ये फर्स्ट हमारी प्रोसेस है। प्लीज आप देख लीजिए, देख पा रहे हैं 5,000। डायरेक्ट मटेरियल मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट मटेरियल्स 9,000। इसमें भी कोई प्रॉफिट का तो क्वेश्चन है नहीं, ये तो खरीदा होगा, कंज्यूम किया होगा। डायरेक्ट वेजेस आप देखेंगे 5,000 है। इन सभी का हम सम कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा, पहले कर लीजिए प्लीज। ये आ गया 19,000, प्रॉफिट वाले कॉलम में डैश आएगा और टोटल में 19,000 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं,
प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में ही डिडक्ट कर देंगे। वैसे तो अकाउंट बनाते हुए प्लस माइनस नॉर्मली इग्नोर करते हैं, लेकिन थोड़ा काम हमारा कम हो इसी वजह से हम वर्किंग नोट से बचना चाहते हैं, इसी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्राइम कॉस्ट हमें अलग से निकालनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक 2000 है और इसमें प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन रेज होना ही नहीं है, क्योंकि ये पहली प्रोसेस है। प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल रेज होना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में इस साइड में डेबिट साइड में डिडक्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं प्राइम कॉस्ट निकाल सकूं। तो ये आ गया 17,000 बिल्कुल सिंपल है। अब आप आ जाइएगा प्लीज, इसमें आप क्या ऐड कीजिए, 2 ओवरहेड्स। क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? वैसे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ब्रैकेट में चलो मैंने शुरू में नहीं लिखा तो यहां पे लिख देता हूं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना अमाउंट है? 4600। अब इन दोनों का हम सम कर देते हैं, इसको लिखेंगे टोटल, या लिख सकते हैं टू प्रोसेस कॉस्ट। ये आएगा 21,600। ठीक है, अब आएगा फाइनली प्रॉफिट, क्योंकि अब हम आउटपुट ट्रांसफर करेंगे बी प्रोसेस को, तो प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा वो अभी चेक करेंगे। कितना प्रॉफिट आएगा बच्चों वो मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा वर्किंग नोट के रूप में, डोंट वरी। बाई प्रोसेस बी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, देखिए अभी तो आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख दिया जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओपनिंग स्टॉक 5000 हमें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, तीनों का मैंने सम कर दिया, 19,000 आया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने डिडक्ट कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, लेबर, डायरेक्ट लेबर की जगह डायरेक्ट वेजेस है। समझ गए? तो सभी का हमने सम करा, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। 17,000। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड से 4600 गिवन है, 4600। तो प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम यहां प्रोसेस कॉस्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, दैट इज प्रोसेस कॉस्ट 21,600। इसका मतलब अब हम ट्रांसफर करेंगे, अब हम आउटपुट ट्रांसफर करेंगे बी प्रोसेस को नेक्स्ट प्रोसेस को, तो कितने पर ट्रांसफर करेंगे? 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस पर करेंगे। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये रहा 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, ये लिखा हुआ यहां पर। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट 25% ऑन दी ट्रांसफर प्राइस। चलिए जी, अब ट्रांसफर प्राइस हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं। नोट नंबर फर्स्ट ऐसे ही लिखेगा मेरे साथ, देयर इज नो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट in case of opening stock as it is a first process। ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसी वजह से अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा। बात समझ गए? देयर इज नो अनरियलाइज प्रॉफिट इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग की जगह ओपनिंग और क्लोजिंग लिख सकते हैं, दोनों, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, एज इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस। लेकिन जब ए प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जिसको हमने बोला है,
ये अपना आउटपुट ट्रांसफर करेगी बी प्रोसेस को, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट पे करेगी, क्योंकि हमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट असरटेन करना है और उसी का क्वेश्चन है ये। तो नोट नंबर 2 आइएगा प्लीज। प्रॉफिट ऑन आउटपुट, प्रॉफिट ऑन आउटपुट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ऑन आउटपुट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस, प्रॉफिट ऑन आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। और ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्लस, ट्रांसफर प्राइस का मतलब होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ट्रांसफर प्राइस तो मालूम नहीं है, ट्रांसफर प्राइस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 25% ऑन सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, लेकिन वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको ट्रांसफर प्राइस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ट्रांसफर प्राइस तो हमें बेसिकली निकालना है ना, ट्रांसफर प्राइस तो हमें निकालना है, तो मतलब मैं ऐसा कहूंगा, ध्यान से देखिए जरा, 25%, एक काम करते हैं इस साइड ही लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, 25% ऑन सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, 1/4 कह सकते हैं, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, और ये एग्जैक्टली इक्वल होगा 1/4 सेलिंग प्राइस का है तो 1 कम करना पड़ेगा, 1/3 होगा किसका, ऑन कॉस्ट। ये बेसिक सी बात है जो मुझे यहां पर बतानी है। ऐसा आपने बचपन में किया होगा, मतलब 10th क्लास में ऐसा किया होगा, 9th में भी काफ़ी बार ऐसा किया होगा, और अकाउंट्स में भी आपने काफ़ी बार ऐसा किया होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बच्चों फिर आपको x या y मानकर करना पड़ेगा। देखिए 25% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहां पर ट्रांसफर प्राइस है, इसको यदि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा सिंप्लीफाई करके, तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस हुआ, 1/4 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो 1/4 सेलिंग प्राइस का है तो कॉस्ट का कितना होगा, कॉस्ट का होगा 1/3 कॉस्ट का होगा। बात समझ पा रहे हैं, यही मुझे यहां पे लिखना है। तो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस विच इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकलता है ये भी, लेकिन ट्रांसफर प्राइस अभी फिलहाल हमें मालूम नहीं है, तो हम यहां फाइनली लिख सकते हैं ना और लगाकर, हाँ जी लिख सकते हैं क्या, 1/3 ऑफ या ऑन भी लगा सकते हैं कॉस्ट। और देखिए 1/3 इंटू में 21,600, तो बच्चों निकालें, 21,600 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 7,200 आएगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 7,200 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट के कॉलम में तो कॉस्ट ही आएगी, डैश आएगा, दैट इज 7,200 यहाँ आएगा, यहाँ भी टोटल में 7,200 करेंगे, तो 21,600 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 28,800 आ जाएगा। इस साइड में लेके जा रहे हैं ताकि आउटपुट ट्रांसफर हो सके, 28,800, बस इतनी सी बात आपको समझनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां फाइनली लिख देते हैं 21,600, 7,200 और 28,800, राइट। रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में मैं डिटेल में ये कराता हूं, राइट। यहां पे उतनी डिटेल तो मेंटेन करेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें केवल प्रीवियस क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। फिर भी जितना सफिशिएंट है, जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बताया जा सकता है, उतना मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्ड में बताया, ठीक है। ये नोट के फॉर्म में बताया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखानी होगी एग्जाम में, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। वर्किंग नोट आपको बनाने होंगे जितना पॉसिबल है टाइम लिमिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, और नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस बी। अब हम प्रोसेस बी की बात करते हैं।
प्रोसेस बी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार इंस्टीट्यूट पूछ चुका है इस तरीके के क्वेश्चंस। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल का कॉलम। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनली टोटल का कॉलम। ठीक है, कॉलम काफ़ी बड़े बनेंगे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके कॉलम बना देता हूं आप लोगों के लिए। आप भी प्लीज़ बना लीजिए। एक एक पॉइंट को हमें समझना होगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को हमें डिटेल में समझना होगा, उसके बाद ही हम करेक्ट आंसर कर पाएंगे। सब ये रुपीस के टर्म्स में है, यहां भी रुपीस के टर्म्स में सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम बी प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी गिवन है और ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा 4000 का। एक सेकेंड 4000 का नहीं, 1000 का प्रॉफिट इंक्लूड है भाई। 4000 का तो फिनिश गुड्स का है, मैंने देख लिया। तो 1000 का प्रॉफिट है और ओपनिंग स्टॉक है 5500। ध्यान से देखना, 5500 टोटल है, इसमें 1000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट होगी 4500। ध्यान से देखिएगा प्लीज। और ये प्रोसेस बी है, प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 5500, जिसमें 4500 कॉस्ट है और 1000 प्रॉफिट है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। देख सकते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक 1000, वैल्यू कितनी है 5500, जिसमें से 1000 प्रॉफिट है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट 4500 होगा या नहीं होगा? यस, वही लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोसेस ए, क्योंकि ए प्रोसेस का जो आउटपुट है वो बी में हम रिसीव करेंगे, तो प्रोसेस ए कितना 21,600, 7,200, इन दोनों का सम करेंगे 28,800, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स की, फिर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट मटेरियल आप 9500 देख पा रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा ही नहीं, या डैश लिखना होगा प्रॉफिट के कॉलम में। डायरेक्ट लेबर आप देख पा रहे हैं, ये देख लिया हमने, ये कवर कर लिया 6000। इन सभी का हम सम करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली इसी में से बचेगा। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने यहां पर टोटल क्यों किया है। प्रोसेस ए में भी किया था और यहां भी कर रहे हैं। 4500 प्लस 21,600 प्लस 9500 प्लस 6000, दैट इज 41,600 आ गया, और ये आ गया 8200, और लास्ट का भी करना पड़ेगा 5500, 28,800, 9500, 6000। वैसे तो मैं दोनों का भी कर सकता था, इन दोनों का 41,600 प्लस 8200, लेकिन मैंने चाहा कि ऐसे कर लेना चाहिए, बेटर है, ताकि मैच भी हो जाए, और देखेंगे तो मैच हो रहा है। अब आप देखिए ओपनिंग स्टॉक है, प्रोसेस ए से हमने आउटपुट उस प्रोसेस का इस प्रोसेस का इनपुट हुआ वो रिसीव किया, डायरेक्ट मटेरियल्स का खर्चा किया, डायरेक्ट लेबर के रूप में और खर्चा किया, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी इनकट हो गई 41,600, 8200 प्रॉफिट है और 49,800। तो हम एज ए प्रोसेस बी, हमारे लिए कॉस्ट का मतलब बच्चों 49,800 है। वो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है सेलर,
और ये है बायर। सेलर ने बायर को सेल किया, बिल्कुल सही बात है। कितने रुपए में सेल किया? सेल किया मान लेते हैं 100 रुपीज में, और इसके दो पार्ट हैं, 80 रुपीज और 20 रुपीज। 80 रुपीज कॉस्ट है और 20 रुपीज प्रॉफिट है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब सेलर है, सेलर ने बायर को सेल कर दिया, सेलर ने बायर को सेल करा, बायर ने खरीद लिया, सेलर ने सेल करा। किस रेट पर सेल करा? 100 रुपीज में। और 80 रुपए इसके लिए कॉस्ट है सेलर के लिए, और 20 रुपीज प्रॉफिट है। बात समझ पा रहे हैं? बायर ने कितने में खरीदा? बायर ने खरीदा 100 रुपीज में। ये परचेज कॉस्ट है, इसके लिए परचेज कॉस्ट है, तो ये परचेज कॉस्ट हो गई। इसका मतलब सेलर के लिए जो 80 रुपए कॉस्ट थी, 20 रुपए प्रॉफिट था, मतलब 100 रुपए सेलिंग प्राइस था, वही बायर के लिए परचेज कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी हम देख सकते हैं, हम प्रोसेस बी हैं, प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी के लिए कॉस्ट का मतलब है टोटल। प्रोसेस बी के लिए कॉस्ट का मतलब है टोटल। प्लीज ये बात ध्यान रखना, प्रोसेस बी के लिए कॉस्ट का मतलब है टोटल का कॉलम, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक किस में से होगा? क्लोजिंग स्टॉक यदि आप चेक करें तो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 2490, तो मैंने यहां लिख देना है 2490। अब 2490 किस में से होगा? क्लोजिंग स्टॉक। इसी में से ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसी में से ये क्लोजिंग स्टॉक है प्यारे बच्चों, इसी में से क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब 49,800 में से ही क्लोजिंग स्टॉक है 2490। एक और बात, 49,800 में प्रॉफिट कितना है? 8200। तो 2490 में प्रॉफिट कितना होगा वो हमें प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। ऐसा हम मानेंगे प्रोपोर्शनेट होगा। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वर्किंग नोट नंबर सेकंड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम आएंगे नोट नंबर 3 पर, और लिखिएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखिएगा, 49,800 में से ही क्लोजिंग स्टॉक 2490 है, ठीक है? 49,800 में से ही 2490 क्लोजिंग स्टॉक है। तो ध्यान से देखिएगा, ₹49,800 पर प्रॉफिट कितना है? 49,800 पर प्रॉफिट कितना है? 8200 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। ₹1 का प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? ऐसे लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, एरो वगैरह बनाकर। 8200 डिवाइडेड बाई 49,800, ये प्रॉफिट हो जाएगा ₹1 पर। भाई 49,000 पर प्रॉफिट कितना है आप देखो जरा, प्रोसेस में देखिए प्लीज, प्रोसेस में देखिएगा 49,800 पर प्रॉफिट कितना है? 8200 का प्रॉफिट है। 49,800 पर प्रॉफिट कितना है टोटलिटी में? 8200 का। तो वही तो मैंने यहां पे लिखा, 49,800 पर प्रॉफिट है 8200 का। ₹1 पर प्रॉफिट कितना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। एक और बात, अब हमें यह निकालना है कि 2000 देयरफॉर रुपीज 2490 पर प्रॉफिट कितना होगा? 8200 डिवाइडेड बाई 49,800 इनटू में, ये आपको समझाने के पर्पज से मैंने इतना डिटेल मेंटेन किया है। तो 8200 इतना डिटेल में मेंटेन किया, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। 2490 दैट इज 410। तो प्रॉफिट आ गया ₹410 किस पर? क्लोजिंग स्टॉक पर। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट होगा ₹410।
बाकी कॉस्ट कितनी है डिडक्ट कर देते हैं, 2490 माइनस 2410 दैट इज 2080। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। आप डायरेक्ट भी यहां से शुरू कर सकते थे, ये सेंटेंस लिखकर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से कर सकते थे, ऐसे यहां से लेकर आप डायरेक्ट ये कर सकते थे, ऊपर वाला सेंटेंस लिखते ये वाला अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, और फिर बच्चों नीचे आप आ जाते, ठीक है ना, ऐसा कर सकते थे आप डायरेक्टली। लेकिन मैंने डिटेल में थोड़ा सा मेंटेन कराया, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आपके लिए। एग्जाम में डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट डाउन करो पहले प्लीज़। किया नोट डाउन आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। अब माइनस करके बताइएगा कितना आएगा। 41,600 में माइनस करेंगे 2080, दैट इज ये प्राइम कॉस्ट हम लिख सकते हैं फाइनली, और ये माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। ये आ गया 39,520, राइट। ओके, 8200 माइनस 410 दैट इज 7790। ओके, 49,800 माइनस 2490 दैट इज 47,000, 47,310। आगे बढ़ते हैं प्लीज। टू ओवरहेड्स लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2030 ऐड करके आप लिख सकते हैं फाइनली टू प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। 47,310 प्लस 2030 दैट इज 49,340 प्रॉफिट एज इट इज आएगा। और 39,520 प्लस ये आ गया 2030 ऐड करके 41,550। क्लियर है? ओके सर, अब आप फाइनली लिखेंगे प्रॉफिट। इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 41,550 तो एज इट इज आएगा, प्रॉफिट हम वर्किंग नोट नंबर 4 के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट था। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। कितना? आई थिंक कितना है, 20% है, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। हम इसको एग्जैक्टली लिख सकते हैं किसके इक्वल, 1/5 हो गया, 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट हमें मालूम है, ट्रांसफर प्राइस नहीं मालूम है, इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं? इसीलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉस्ट का मतलब है 49,340, तो 1/4 इंटू में 49,340। तो प्लीज आप बता सकते हैं 49,340 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12,000 रुपीज, 12,335। ये प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 12,335। जल्दी से आप नोट डाउन करें प्लीज। तो 12,335, 12,335। अब आप ऐड करेंगे, ये आएगा 20,125 और ये आ जाएगा 61,675, राइट। अब ये ट्रांसफर कर देंगे बच्चों बस। तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा जल्दी, 41,550, 20,125 और 61,675, 61,675 रुपीज़
तो 61,675 थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और इसके अलावा यहाँ लिखेगा 20125 41,550 बाई फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट बनाएंगे ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएं। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं अब हम फाइनली फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। सेम कॉलम रहेंगे इसमें भी, हर एक स्टेज पर आपको प्रॉफिट शो करना है, इसी वजह से कॉस्ट का, प्रॉफिट का, और ये टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, और ध्यान से देखना इसको भी रुपीस के टर्म्स में सारी चीजें हैं, यहां पर यूनिट्स वगैरह नहीं है। इसमें भी हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। हाँ जी सर, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है। ठीक है, चलिए जी, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं पहले। कॉलम भी बना सकते हैं, मैं तो जल्दी करना चाहता हूँ इसलिए कॉलम नहीं बना रहा। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 है, और इसमें प्रॉफिट है 4,000, तो 4,000 का प्रॉफिट है, 10,000 वैल्यू है, कॉस्ट है इसमें 6,000। इसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट, अभी हमने देखा कितना है, 41,550, 41,550, 20,125 और 61,675। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज ताकि गलती ना हो। 61,675 है और 20,125 है, बिल्कुल सही है, सब चीज बिल्कुल सही है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक किस में से रहेगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से ये वाला सेंटेंस रीड करें, ये वाला स्पेशली। फिनिश्ड stock is valued at a price which it is received from process B। जो फिनिश गुड्स है, फिनिश्ड स्टॉक मतलब यहां पर बात बोली है क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐसा कह सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी। देख पा रहे हैं ना, इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी, बीच बीच में देखना पड़ता है कि सारी चीजें सही चल रही हैं। तो फिनिश्ड स्टॉक का मतलब है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी। बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, इसका मतलब प्रोसेस बी से हमने कितना रिसीव किया, प्रोसेस बी से ये रिसीव किया है, प्रोसेस बी से ये रिसीव किया है गोडाउन में फिनिश गुड्स 41,550, 20,125 प्रॉफिट एलिमेंट है और टोटल है 61,675। ये हमने प्रोसेस बी से बेसिकली रिसीव किया है। इसी के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा हुआ है। फिनिश्ड स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड किसके हिसाब से वैल्यू होगा, इज वैल्यूड एट द प्राइस at which it is received from process B। तो process B से हमने कितना रिसीव किया, 61,675, इसी में से क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक आप देख पा रहे हैं 5,000 है। तो मैं यहां लिख देता हूं 5,000, मैंने लिख दिया। मैं इसमें से ही कंसिडर करूंगा, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही करना पड़ेगा, इसी में से क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा तो मैंने यहां लिख दिया जी, ये देखो 5,000। अब
61,675 रुपीज में प्रॉफिट का पार्ट कितना है? 61,675 रुपीज में प्रॉफिट का पार्ट है 20,125। तो 5,000 में प्रॉफिट कितना होगा? ऐसे ही हमें निकालना होगा जैसा हमने नोट नंबर 3 में निकाला प्रोसेस बी के रिगार्ड में। बात समझ पा रहे हैं? चलिए जी थोड़ा सा आगे करते हैं और नोट नंबर फाइनली 5 बना लेते हैं। अनरियलाइज्ड इसलिए क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिए। 61,675 में प्रॉफिट है 20,125 रुपीज का। 1 रुपए पर प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट कितना होगा? 20,125 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 61,675 में से, और 5,000 में प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रोपोर्शनेटली निकालना होगा। निकालिएगा प्लीज। 20,125 डिवाइडेड बाई 61,675 इनटू में 5,000, ये होगा 1631.53, मतलब अप्रॉक्स मैं कह सकता हूं 1632 रुपीज अप्रॉक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये एक अच्छा पॉइंट हुआ। ऐसा ही मैंने प्रोसेस बी में वर्किंग नोट नंबर या नोट 4 बनाया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आप फटाफट। तो इसमें कितना हो गया प्रॉफिट का एलिमेंट? 1632 का प्रॉफिट का एलिमेंट हुआ। अब 5,000 में से ये डिडक्ट करेंगे 1632, दैट इज ये आ गया 3368। बात समझ पा रहे हैं? ये भी माइनस में करना पड़ेगा और इसको हम फाइनली लिख देंगे फिनिश्ड स्टॉक। इसको फाइनली हम फिनिश्ड, एक काम करते हैं, रुको इसको ना COGS लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को उसकी कॉस्ट है इतनी। कितनी? ये ऐड करो भाई, 6,000 प्लस 41,550 और माइनस करेंगे -3368, दैट इज 44,182 रुपीज। ठीक है, 4,000 प्लस 20,125 माइनस 1632, दैट इज 22,493 है ना? यस, 22,493 बिल्कुल ठीक है। ये भी माइनस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है। 10,000 प्लस 61,675 माइनस करेंगे 5,000, तो ये आ गया 66675। अब हम सेल करेंगे, ध्यान से देखना, आगे दिक्कत आती है अदरवाइज। ध्यान से देखना प्लीज। सेल हमने की, सेल्स कितने की सेल्स की है जरा चेक करो, ध्यान से देखिए, ध्यान से 75,000। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिख दिया 75,000, मिस्टेक हो जाती है यहां पे भी। अभी 75,000 सेल है, इसी को मैंने यहां टोटल किया। मैं प्रॉफिट निकालूंगा अब इस पे, यहां मैंने प्रॉफिट लिख दिया डेबिट साइड में। ये देखिए मैं टोटल कर दूंगा यहां पर। अब मैं ये टोटल करके, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये जो 75,000 है ये मैंने यहां पर लिख दिया सेल। ठीक है जी, सेल इसको मैंने यहां लेके आना है, लेके आ गया मैं यहां पर 75,000। अब डिफरेंस करेंगे, कॉस्ट है 66675 माइनस 75,000, तो बताइए प्रॉफिट कितना आ गया? 8325। अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप ऐसे ही लिख सकते हैं एरो वगैरह बनाकर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर हम पहुंचे और यहां से फिर हमने यहां पर छलांग मार दी और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया 8325, और यहां भी लिख देंगे हम 8325, दैट्स इट। यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। तो ये 44,182 और 22,493
प्लस 8325, ये आ गया 30,818। अब इन दोनों को मुझे यहां पर लेके जाना है, इन दोनों को मुझे यहां पर लेके जाना है। मैं एरो वगैरह बनाना नहीं चाहता, बहुत सारे एरो हो जाएंगे अदरवाइज। 44,182 और इसके अलावा 30,818 यहां पे लिख देना है। 44,182 30818। एक बार सम और कर लेते हैं इनका। बिल्कुल सही आ रहा है। प्लीज बच्चों ये ध्यान रखना, सेल वैल्यू हमें मालूम थी, हमने सेल वैल्यू 75,000 से स्टार्ट करा, इसको फिर मैं यहां पर लेके आया। ऐसे एरो बनाना है बच्चों, यहां लेके आया मैं इसको, फिर मैं यहां लेके गया और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां लिख दिया। ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 8325 प्रॉफिट। यहां भी मैंने प्रॉफिट का पार्ट लिख दिया और फिर 22,493 में ये ऐड करके लिख दिया 30,818। 44,182 सेम रहेगा, दोनों का सम 75,000 है पहले से ही, और बाकी इस साइड को कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन थर्ड हमने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस इस क्लास में कवर हो गए हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 4 से लेकर मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक, वो मैं 2 पार्ट में करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, ड्यूरेशन कम रहे, वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो कम रहे, इस पर्पज से मैंने 2 पार्ट इसके बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, सेकंड पार्ट आपके सामने आएगा थोड़े बाद में। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।